हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे नाइन्थ क्लास की जो साइंस है उसका आपका पहला अध्याय है, पहला लेसन है जो आपने पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से लाइन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक शब्द का मतलब बताऊँगा मैं आपको। तो आप एक पेंसिल और अपनी एनसीईआरटी जो बुक है अपने सामने रख लीजिएगा। साथ साथ जो भी मैं बताता जाऊँ वहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। उसके बारे में आप जो भी बताऊँगा वो लिख लीजिएगा। उसके बाद हम इन्हीं के नोट्स प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए आपको एक फेयर कॉपी लगानी है जो पूरे साल आपके काम आएगी। उसमें हम नोट्स बनाएंगे अपने खुद के ही। उसमें हम आपको हर एक टॉपिक को समझाऊंगा दोबारा से और उस टॉपिक के बारे में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। देखिए हम जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, चारों तरफ जहाँ भी हम नज़र घुमाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो बस है, ट्रेन है, कोई दीवार है, ठीक है, हवाई जहाज़ है, पेन है, कॉपी है, कोई भी चीज़ है, सारी जो वस्तुएं हैं आपको बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं जिनका क्या होगा, आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। देखिए उनकी आकृति में, उनके आकार में और उनकी बनावट में थोड़ा सा तो आपको डिफरेंस मिलेगा, यानी कि आपको उनमें अंतर जरूर दिखेगा। इसलिए तो आप दो वस्तुओं के बीच में क्या कर सकते हो, डिफरेंस बता पाते हो ना, अंतर बता पाते हो अच्छे से। तो यानी कि अगर आपको कोई भी वस्तु दिख रही है तो उसका आकार, उसकी बनावट जो है, उसकी जो आकृति है वो आपको अलग अलग तरीके से नज़र आती है, अलग अलग तरीके से आपको दिखती है। देखिए इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। देखिए जब प्राचीन समय की बात करते हैं तो प्राचीन समय में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया कि जो इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं होंगी, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी है, क्योंकि शुरुआत से ही जो इंसान है वो अपनी आसपास की वस्तुओं के बारे में जानने के लिए बड़ा इच्छुक रहा है। इसीलिए हमारे एक से एक बढ़कर साइंटिस्ट आगे आए हैं। तो विश्व में जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं, वो जितनी भी वस्तुएं हैं आपकी जिस सामग्री से बनी होती है ना, उसे क्या नाम दिया वैज्ञानिकों ने, शाबाश, पदार्थ का नाम दिया कि ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पदार्थ ही हैं, ठीक है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, यानी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये जो हमारा वायुमंडल है ये हो गया। जो भोजन हम खाते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हो गया। पत्थर हो गए, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद हो या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो क्या क्या हो, बादल हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई पौधे हों, पशु हों, पक्षी हों, या फिर कोई पानी की बूंद है, रेत का कण है, या फिर आपके क्या हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, जो हम भोजन खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं वो वायु हो गई। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, पदार्थ ही कहलाती हैं। ये सारे के सारे पदार्थ ही हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और उसके कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरती हैं। देखिए इस लाइन का हम मतलब समझते हैं। उसने कहा कि ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो ये हमारे पदार्थ हैं, ये दो चीज़ें इनमें इम्पोर्टेंट हैं। क्या कि एक तो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का मतलब बच्चों यहाँ पे भार से ही है, लेकिन आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा कि भार और द्रव्यमान में भी कुछ अंतर आपको देखने को मिलते हैं, यानी भी वो भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान का मतलब है वो भार से ही है कि यहाँ पे जो वस्तु होगी उसका कुछ ना कुछ तो भार मिलेगा। और ये कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरती हैं। आयतन का मतलब है स्पेस के अंदर, यानी कि हमारे सराउंडिंग के अंदर अपने चारों ओर कोई भी वस्तु अगर रखी है तो वो जगह घेरेगी।
वो जितनी जगह घेरती है वहाँ की वायु वहाँ से हट जाती है, तो उसका आयतन किसने ले लिया? उस वस्तु ने ले लिया जिस वस्तु को आपने वहाँ पर रखा है। तो यानी कि जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं उनका पहला पॉइंट क्या है शाबाश, कि पहली बात तो ये है कि वो क्या करेंगी, उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होता है, यानी कि भार तो निश्चित ही है। दूसरी बात क्या बताओगे आप, कि वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, उनका कुछ ना कुछ आयतन जरूर होता है। आयतन का मतलब वो कोई ना कोई तो स्थान घेरेंगी जहाँ पर उनका रखा जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने ये पेन कहीं पे रख दिया, अगर इस पेन को यहाँ पे मैंने रख दिया तो क्या इस पेन की जगह कोई और वस्तु रखी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है जहाँ पर ये है उस जगह पर कोई और वस्तु रखी ही नहीं जा सकती। हर एक वस्तु अपना एक आयतन घेर लेती हैं और उस आयतन में सिर्फ वही वस्तु रखी जा सकती है एक समय पर। हाँ, उसके बाद तो आप हटाकर कोई दूसरी रख सकते हो, उस समय पर सिर्फ वही वस्तु रख सकते हैं, उसके अलावा हम और कोई वस्तु उसी समय पर उसकी जगह पर नहीं रख सकते। ठीक है, तो आयतन का यहाँ पे आपको स्टार से पता चल ही गया होगा, एनसीईआरटी कॉर्नर से ही आपको थोड़ा बहुत बताया गया है आयतन के बारे में, वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है क्या? एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी हम केमिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं या जितने भी आपके साइंस में आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो, वो सारे के सारे आपके अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के द्वारा ही रिलीज़ किए जाते हैं। यानी कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम इस चीज़ को मान लेता है और जब डिक्लेयर कर देता है कि आयतन को भाई आपको इस चीज़ से मापना है, दूरी को आप मीटर से, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से मापोगे, तो हमें वही मानना पड़ता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक है वो क्या है? घन मीटर है। घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब है। ठीक है, मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि आप 10th क्लास में या 9th क्लास में आप जब आयतन के क्वेश्चन करते हो मैथ में, तो आपको पता ही होगा कि आकृतियां आती हैं और आपको उनके क्षेत्रफल और आयतन निकालने होते हैं। तो जब आप आयतन निकालते हो ना, तो उनकी यूनिट क्या लिखते हो? सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो या मीटर क्यूब लिखते हो। तो वो क्या बता रहा है? उसकी आयतन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या कहती है कि जो आयतन है वो किस में मापना है? घन मीटर में मापना है, यानी कि मीटर क्यूब में मापना है हमने। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। सिंपल जो हम कोई भी आयतन मापेंगे वो किस में मापते हैं? लीटर में, क्योंकि लीटर धारिता को बताता है। धारिता का मतलब उसने कितना कोई चीज़ धारण कर रखी है। यानी कि अगर आपने पानी का गिलास है कोई, उसमें जितना भी पानी भरोगे तो उसकी कुछ ना कुछ धारिता है। ठीक है, वो उसका क्या बता रहा है? आयतन बता रहा है। तो उसी तरीके से ये लीटर में मापते हैं और यहाँ से हम देख भी लेते हैं कि 1 लीटर आपका 1 डेकामीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेकामीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर आपका 1 डेकामीटर क्यूब। ये यूनिट आपने आज से याद रखनी है, डेकामीटर क्यूब कहलाती है। 1 लीटर बराबर 1 डेकामीटर क्यूब। उसी तरीके से 1 लीटर आपको ये तो पता ही होगा, हम 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। शाबाश, अगला भी आपको याद रखना है। दूसरा हो गया आपका। तीसरा क्या है कि 1 लीटर, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ बच्चों, ये जो मीटर है ये लीटर है, मीटर नहीं है ये। ठीक है, 1 लीटर आपका 10⁻³ यानी कि 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब बच्चों यहाँ पर 1000 ही है। जितनी उसकी पावर होती है ना, 1 के बाद आपने उतनी ही जीरो लिखनी होती हैं। 10 की पावर 3 है तो कई बच्चे 10 वाली जीरो को लेकर 3 जीरो और लगा देंगे, उसको 10,000 बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है 1 के बाद आप 3 जीरो लगाइए। ठीक है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर। यानी कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं आपके? 1000। देखो इनको आप रिलेट कर सकते हो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और उसी 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर में 1 डेकामीटर क्यूब होगा। तो आई थिंक से आपको यहाँ से पता चल गया होगा। तो ये आयतन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो आयतन है वो क्या होगा? कोई भी वस्तु जो है वो स्थान घेरेगी और वहाँ का आयतन वो ले लेती है। उस आयतन की यानी कि उस जगह पर सिर्फ उसी वस्तु को रखा जाएगा उसके आयतन के दौरान, और उस जगह पर कोई और वस्तु उस समय पर नहीं रखी जा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शुरुआत से ही इंसान जो है वो अपनी आसपास की वस्तुएं जो हैं उनके बारे में जानने को बड़ा इच्छुक है। इसीलिए हमारे एक से एक खोज होती गई और बहुत सारे वैज्ञानिक निकल कर सामने आए हैं। तो यानी कि जो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन काल से ही मनुष्य क्या कर रहा है, अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको जानने का बड़ा इच्छुक है, उनको जानने का प्रयास करता आ रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। देखिए, जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, जो भारत के जो वैज्ञानिक हुए हैं जो प्राचीन काल में, उन्होंने पदार्थ के बारे में क्या बताया, उन्होंने यहाँ पर पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत कर दिया। यानी कि 5 तत्वों में उसने बांट दिया कि कोई भी पदार्थ जो होगा वो इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, जिसे पंच तत्व कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, पंच तत्व कहा गया। पंच तत्व यानी कि 5 तत्व। ठीक है, कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। ये 5 तत्व हैं, वायु यानी कि हवा, पृथ्वी यानी कि आपकी भूमि हो गई, अग्नि, जल और आकाश। तो आपको पता ही होगा हमारे 5 तत्व हैं जो प्राचीन काल से ही बताए जा रहे हैं। क्या क्या है शहबाज, सबसे पहला वायु, दूसरा क्या है आपका भूमि यानी कि पृथ्वी, तीसरा क्या है आपका अग्नि, और चौथा क्या है जल, और पांचवा क्या है आपका आकाश। देखिए, जो प्राचीन काल से ही दार्शनिक थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ जो है वो इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। ठीक है, और लास्ट में भी जब वो समाप्त हो जाएगा तो वो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। कहते हैं ना कि कोई भी चाहे वो कैसी भी वस्तु है उसको विलीन तो इन 5 तत्वों में ही होना है, या तो आकाश में या अग्नि में या भूमि में, किसी भी तरीके से जब उसको नष्ट होना होता है तो वो इन 5 तत्वों में ही होगा। ठीक है, उनके अनुसार आगे बढ़ते हैं। देखिए कि उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी वस्तुएं जो हैं उनके अनुसार, देखिए उनके अनुसार की बात है, यानी कि प्राचीन समय की बात है। तब से क्या मान्यता आ रही है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, वो जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे आपके इन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। चाहे वो क्या है, सजीव हैं, और या फिर वो क्या है, निर्जीव है। चाहे तो वो सजीव हो या फिर वो क्या हो, निर्जीव हो। यानी कि या तो वो जीवित है या जीवित नहीं है। जैसी भी वस्तु है, चाहे जीवित नहीं है यानी कि पत्थर हो गया या कोई और निर्जीव वस्तु हो गई, जीवित में पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी हैं, सारे के सारे आपके पदार्थ कहलाएंगे, और वो सारे के सारे इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या बताया गया कि जितने भी आपके पदार्थ हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, चाहे वो निर्जीव है और चाहे वो सजीव वस्तु है। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिक, देखिए यूनानी दार्शनिक क्या है, यूनान आपको पता ही होगा, एशिया में यूनान के बारे में आपको जानते होंगे, ग्रीक जिसको बोला जाता है। तो जो ग्रीक है, मतलब कि जो ग्रीक के पहले जो दार्शनिक हुए, जो साइंटिस्ट हुए, उनके दौरान, यानी कि जो जिनको हम विदेशी ही बोलेंगे, उन्होंने बताया कि पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि उन्होंने भी हमारी ही धारणा मान ली, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने जो बताया कि जो पदार्थ है वो आपके 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो यूनानी दार्शनिक जो थे, यूनान के जितने भी वैज्ञानिक थे उस समय के, उन्होंने भी यह मानना शुरू कर दिया कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, जो कोई भी पदार्थ है, वो आपकी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आधुनिक की। आधुनिक का मतलब क्या होता है, आज के, यानी कि आज का जो समाज है, जो आज की जो जनरेशन चल रही है, आधुनिक वैज्ञानिक यानी कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो शाबाश, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है कि 2 तरीके से उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ जो होगा वो 2 भागों में बांट दिया जाएगा। पहला भाग कौन सा है, भौतिक गुणधर्म के अनुसार, यानी कि उसके कुछ ना कुछ भौतिक गुणधर्म होंगे, उनसे हम पदार्थ का पता लगा सकते हैं। दूसरा, उनके रासायनिक प्रकृति होगी, रासायनिक गुणधर्म होंगे, उनसे भी हम पदार्थ का
पता लगा सकते हैं। देखिए ये जो गुणधर्म है इनका मतलब ही गुणधर्म, गुण का मतलब कि उनके गुण होंगे, कुछ तो भौतिक गुण होंगे और कुछ उनके रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या बताया? आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि आपके जो भी पदार्थ हैं वो दो तरीके से वर्गीकृत किए गए, दो तरीकों से बांटे गए हैं। पहला कौन सा आपका भौतिक गुणधर्म है, भौतिक के रूप से जितने भी उनके गुण बनते हैं, और दूसरा क्या है आपका रासायनिक गुणधर्म है या रासायनिक उनकी प्रकृति जो है उसके अनुसार उन्होंने बताया, ठीक है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। जितने भी देखिए यहाँ पर हम जितने भी पढ़ेंगे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक हम क्लियर करते हैं यहाँ पे बताएंगे आपको, वो सारे के सारे आपने भौतिक गुणधर्म पे पढ़ने हैं, ठीक है। जो रासायनिक गुणधर्म है, रसायन में होती है रासायनिक अभिक्रियाएं कि उसने किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया है, ऐसे कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जो भौतिक गुणधर्म है उसमें हमें कारण पढ़ने होते हैं। देखो भौतिकी जो होती है उसमें हमें वस्तुओं का या हमारे आसपास के जितने पदार्थ हैं उनकी रचना व उनके गुणों को, कौन से गुण, भौतिक गुणों को पढ़ना होता है भौतिकी में, यानी कि फिजिक्स में। तो यहाँ हम उनके भौतिक गुणों से शुरुआत करते हैं कि उनके भौतिक गुण क्या क्या हैं और भौतिक गुणों के आधार पर आप पदार्थ को किस तरीके से बताते हो, ठीक है। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आगे आने वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं और उसके अनुसार आप पदार्थ को कैसे बताते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ शुरू होता है शाबाश कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ, देखिए हमने पढ़ना ही यहाँ पे क्या है कि भौतिक स्वरूप, भौतिक रूप से भौतिक गुणधर्म पढ़ने हैं उनके। तो भौतिक स्वरूप क्या है उसका वो पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। देखिए जब प्राचीन समय में जब खोज हुई कि यह बताया गया कि जो भी पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यह भी खोजना शुरू कर दिया कि पदार्थ को आगे किन चीज़ों से मिलकर बना होगा, जिन भी चीज़ों से मिलकर बना है उनके गुण क्या क्या होंगे, ये जानना भी शुरू कर दिया। तो देखिए बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। दो तरह की विचारधाराएं थी। एक विचारधारा कुछ और बता रही थी, दूसरी विचारधारा कुछ और बता रही थी कि जो पदार्थ है वो किस तरीके से होता है या किन से मिलकर बना होता है, उनकी प्रकृति, प्रकृति का मतलब है उनकी रचना के बारे में बताना, ठीक है। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। एक विचारधारा तो क्या कहती है कि जैसे लकड़ी के टुकड़े, देखिए सतत का यहाँ पे मतलब क्या बनता है, सतत का मतलब यहाँ पे है कि वह वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जो लगातार छोटे छोटे भागों में विभाजित करते जाएं और अनंत तक हम उसको विभाजित कर सकें। सतत का मतलब यहाँ इससे बनता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जिस तरीके से आप लकड़ी लेते हो, देखिए शुरुआत में जब पदार्थ के बारे में बताया गया था तो सबसे पहला पदार्थ वहाँ पर लकड़ी ही देखा गया था कि लकड़ी है। हमारे आसपास जो भी वस्तु बनी है, जितनी भी हम वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं, सारी ज़्यादातर लकड़ियों से ही मिलकर बनी है। तो उनका जो आधार मानना शुरू कर दिया गया वो भी लकड़ी के आधार से ही मानना शुरू कर दिया गया। तो उन्होंने पहली विचारधारा तो इसी पे बता दी कि जो पदार्थ हैं वो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे आप टुकड़े करते जाइए, उसकी तरह सतत हैं, यानी कि और टुकड़े उनके होते ही जाएंगे, ठीक है। परंतु लेकिन जो दूसरी क्या थी, अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जितने भी आपके पदार्थ हैं वो रेत के कणों से मिलकर बने होंगे। जैसे रेत के कण होते हैं उनका एक साइज़ फिक्स होता है, या फिर उनको अगर हम और छोटा कर दें तो उनका एक साइज़ फिक्स हो जाएगा, यानी कि या तो इन कणों से मिलकर बने होंगे या लकड़ी के टुकड़े जो हैं उनकी तरह वो सतत होते हैं। तो दो तरह की विचारधाराएं थी, या तो लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं या फिर वो रेत के कणों की तरह कणों में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि हम उसका स्वरूप पढ़ेंगे कि उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, यानी कि वो क्या है आपके कि या तो वो क्या होंगे, सतत हैं या फिर वो कणों से मिलकर बने हैं। शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए आपने पढ़ना है क्रियाकलाप, 1.1 आपका क्रियाकलाप है वो इसके बारे में बताता है। पहला पॉइंट पढ़ना है कि एक 100 ml का बीकर लें। आपने कोई भी बीकर मान लेना है जो 100 ml का होगा। शाबाश, ठीक है।
ये आपका 100 ml का है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। आपने क्या करना है, आधा भर लें या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, आपकी मर्जी है। आपने उसको भरने के बाद वहाँ पर निशान लगा देना है कि जहाँ तक आपका पानी का लेवल है, यानी कि जहाँ तक आपने उस पानी को भर रखा है। मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, शाबाश, ठीक है। तो वो कहता है देखिए, दिए गए नमक या शर्करा, यानी कि या तो आप उसमें क्या लीजिए, नमक ले लीजिए किसी एक चम्मच में, या शर्करा यानी कि कोई चीनी वगैरह ले लीजिए और कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोई ऐसी चम्मच लेनी है जिसमें आप क्या क्या लोगे, शाबाश, या तो आप क्या लेते हो, नमक लेते हो, या आपने क्या लेना है, शाबाश, शर्करा लेना है, यानी कि आपने वहाँ पर ठीक है, यानी कि या तो आपने क्या लेना है, नमक लेना है, या आपने वहाँ पर चीनी लेनी है, चीनी वगैरह कुछ ले लीजिए, शर्करा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए शाबाश, अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम उसको इसमें डालेंगे, यहाँ पर उनके कण होंगे और उनको हम इसमें घोलना शुरू करते हैं। एक इसमें छड़ ले लीजिएगा कोई भी कांच की, जो इसको स्टीरर का काम करेगी, घोलने का काम करेगी उसको, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, देखो, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपने ध्यान देना है कि उसके जल के स्तर में क्या कोई बदलाव आया है या नहीं आया। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, यानी कि जो आपने नमक मिलाया या आपने उसमें जो चीनी मिलाई है उसका क्या हुआ होगा, वो कहाँ गया, ये कहाँ गायब हो गए। इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्रियाकलाप लिया जिसमें हमने क्या लिया, 100 ml का कोई भी हमने बीकर ले लिया, उसमें हमने थोड़ा सा पानी ले लिया, आधा लो या उससे थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, उसमें आपने नमक डालना है 1 चम्मच या कोई भी शर्करा या चीनी वगैरह डाल देनी है, और एक स्टीरर की मदद से, एक कांच की छड़ की मदद से आपने उसको घोलते जाना है, ठीक है। फिर आपने नोट करना है कि जो आपने पॉइंट लगाया था, जो आपने निशान लगाया था, क्या वो जल उससे ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि आपने नमक डाला है, तो अगर कोई चीज़ ऐड की है तो ऊपर जाना चाहिए। क्या वो उससे कम हो गया या उससे ऊपर जा चुका है, आपने ये देखना है। आपको देखने को ये मिलता है कि उसका निशान जहाँ पे था लेवल भी वहीं पर ही रहेगा। अगर लेवल वहीं पर है तो मतलब नमक उसमें गायब हो चुका है। तो देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। यानी कि अगर हम इस क्रियाकलाप को मान लेते हैं कि वो गायब हो गए हैं, तो गायब हुए हैं तो वो कहाँ पर हैं, और इसको मानने के लिए हमें क्या मानना होगा कि जो पदार्थ हैं, वो आपके जितने पदार्थ हैं, चाहे वो आपने नमक लिया, चाहे वो आपने चीनी ली है, तो वो सारे आपके कणों से मिलकर बने हैं। सतत होते यानी कि समाप्त न होते, चलते जाते चलते जाते चलते जाते चलते जाते, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा साइज जो चलता ही जाता है, बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अपने पूरे पानी में घुल गई है, जैसा चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। जो आपको चित्र 1.1 में दर्शाया गया है, शाबाश, यहाँ पे आपको दिख रहा है चित्र 1.1, इसमें आपको दिखा रखा है कि जितनी आपने यहाँ पर क्या ली, ये आपने नमक ले लिया और इसने आपने इस जल में डाल दिया। देखिए मैं यहाँ पे इसको निशान लगा रहा हूँ, इसका जल का स्तर ये था, यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी सेम है। तीनों में ही वो जल का स्तर आपका सेम रहा। पहले आपने कोई जल पानी ले लिया कोई भी बीकर में, फिर आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, ये आपका नीचे दिख रहा है आपको, और आपने फिर एक छड़ की मदद से उसको घोलना शुरू किया। और नमक के देखिए आपको यहाँ पे कण दिख रहे होंगे, नमक के कण आपको दिख रहे हैं, और दूसरा आपको दिख रहे होंगे पानी के भी कण हैं, पानी के कण हैं कहीं कहीं, और उनके बीच में नमक के भी कण हैं, नमक के कण भी आपको दिख रहे हैं, येलो येलो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यानी कि वो आपका जो नमक है वो पूरा का पूरा उस जल में क्या हो चुका है, समावेशित हो चुका है, घुल चुका है अच्छे से। तो देखिए जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात निकल कर आई कि उन जल के कणों में रिक्त स्थान है, यानी कि खाली जगह है, ठीक है।
ये हम आगे पढ़ेंगे। आपका टॉपिक आएगा जब आपने पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ने हैं, तो उसमें आपका पहला ही टॉपिक ये हम पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आपने उसमें नमक ऐड किया, वो नमक ऐड करने के बाद कहाँ गया? उस जल के कणों के बीच में कोई खाली जगह थी जहाँ पर वो फिट हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं, वहाँ से वो नहीं हिलेंगे। अगर आप उस पूरे घोल को घुमाते रहोगे तो वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और वो उनके जो खाली जगह है उनमें बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि उनमें समावेशित हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। तो आई थिंक से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या देखा, कि हमने यहाँ पर चर्चा की है कि जो पदार्थ के जो वो कण हैं वो की विचारधाराएं दो थी आपकी। एक या तो क्या होंगे, लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, या आपके क्या होते हैं, शाबाश, या फिर आपके क्या होते जाएंगे, वो जो कणों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कणों से मिलकर बने हैं उसके लिए हमने क्रियाकलाप भी कर लिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं शाबाश। अब हमने पढ़ना है दूसरा पॉइंट कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे हो सकते हैं। हमने यह पढ़ना है कि जो पदार्थ के जो कण हैं उनके बारे में तो हमें पता लग गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। अब हमें पढ़ना क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं वो कितने छोटे हैं, यानी कि उनका साइज़ कितना छोटा हो सकता है। देखिए, पहली विचारधारा ने बताया था कि साइज़ और छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी हमें यही मिलेगा जब हम उनको कण मान के चल रहे हैं कि उनका साइज़ बिल्कुल ही छोटा होता है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते इतना छोटा होता है। लेकिन ये आगे चल के यह पाया गया कि आगे कुछ ऐसे कारण निकल कर आए जहाँ से पता चला कि कण को और आगे भागों में विभाजित नहीं किया गया। इसीलिए सतत वाली जो आपकी विचारधारा थी वो तो आपकी नहीं मानी गई। यहाँ से आपका क्या मान लिया गया कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ इनके छोटे कणों के बारे में एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पे भी हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्या करते हैं शाबाश, हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक पदार्थ होता है, ठीक है, उसके क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई छोटे छोटे पत्थर मान लीजिए इस तरीके से। तो इस तरह के आपके वो पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे आपके टुकड़े होंगे। 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं आपने, क्रिस्टल का मतलब 2 या 3 आपने इतने छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं और क्या करना है, 100 ml पानी में घोल दें। आपने क्या किया शाबाश, यहाँ पे 100 ml पानी लिया और उसमें आपने ये ऐड कर दिए। देखिए, ये आपने 2-3 टुकड़े उसके अंदर ऐड कर दिए। तो आपको क्या मिला, इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर 90 ml जल में मिला दें। अब हमने क्या करना, देखिए हमने इसके अंदर घोल दिया तो हमें क्या मिला कि इसका रंग कैसा हो गया, गुलाबी रंग हो गया। और हमने क्या किया, इसमें से हमने 10 ml यहाँ पर निकाल लिया इसी घोल का, और आगे हमने 90 ml और कोई पानी ले लिया और उसमें उस 10 ml को क्या कर दिया, मिला दिया। 90 ml पहले था, 10 ml हमने उस घोल का मिला दिया। कितने ml हो गया टोटल वो अपना 100 ml हो चुका है। तो यहाँ पे 100 ml कंप्लीट है। फिर हमने इस 100 ml में से फिर से हमने क्या ले लेना है, 10 ml, और फिर उसको आगे एक और बीकर में 90 ml लेना है और उसमें उस 10 ml को क्या कर देना है, मिला देना है। जैसे मिलाओगे 10 + 90 वो भी क्या हो गया, 100 ml हो चुका आपका, आपने इसमें मिला दिया। फिर आपने उसमें से भी और 10 ml ले लिया और आगे 90 ml में मिला दिया। देखिए ये किया क्यों, अब यहाँ हम ये देखते हैं। देखो, फिर उस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें, यानी कि आपने 5 से 8 बीकर तक लेने हैं और उनमें से 10-10 ml निकालना है हर एक में। देखिए, पहले में तो 100 ml लेना है, बाकी सब में 90-90 लीजिए और 10 ml निकाला, अगले घोल में मिला दिया, घोल दिया अच्छे से, उसमें से निकाला, अगले में घोल दिया अच्छे से, फिर उसमें से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, क्या जल अब भी रंगीन है। आपने फिर ये देखना है कि क्या लास्ट तक जाते जाते वो रंगीन रहा है, क्या सेम रंगीन है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, पहले आपने इसमें डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, डालते ही उसका कलर कैसा हो गया, गुलाबी रंग हो गया। आपने उसको 10 ml की किसी भी एक ट्यूब में निकाला और अगले में डाल दिया, थोड़ा सा हल्का रंग आपको दिखाई दिया। फिर आपने उसमें से निकाला, अगली में डाल दिया और हल्का हो गया, और उससे अगली में डाला और हल्का हो गया। यानी कि वो हल्का होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एक ऐसा समय आएगा जब आपको इतना फ़र्क नज़र ही नहीं आएगा कि आपने 10 ml डाला, पानी यूं का यूं दिखना शुरू हो जाएगा, और आगे डाला। यानी कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं,
यहाँ भी पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के कण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? ये बात क्या बताता है? ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो इतने छोटे तो हो सकते हैं कि हम उनको सोच नहीं सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर तो उनकी ऐसी सीमा आएगी जहाँ पर जाकर वो घुलना बंद हो जाएंगे, दिखना ही बंद हो जाएंगे, पीछे ही घुल चुके होंगे। कहने का मतलब उनका साइज फिक्स हो चुका है कि वो छोटे से छोटे कण के तो हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद उनको आगे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई थिंक से आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये क्रियाकलाप हमने किया क्यों है। ये क्रियाकलाप इसलिए किया कि जो पदार्थ के कण हैं वो छोटे कितने हो सकते हैं। छोटे तो इतने हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या कोई उसकी ऐसी सीमा रेखा है जहाँ तक जाने के बाद हम यह बता सकें कि क्या उसकी कोई भी सीमा रेखा होगी ही नहीं, यानी कि वो उनको लगातार विभाजित करते जाएंगे, या फिर कोई ऐसी सीमा होगी जिसके बाद हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें पता चला क्रियाकलाप से ही कि उनको हम छोटे कणों में तो देखते हैं कि बहुत सारे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते हर एक पदार्थ के, लेकिन उनका साइज इतना जरूर हो सकता है कि आगे उनको किसी और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सके। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एटम जिसको बोलते हैं, यानी कि परमाणु, वो सबसे छोटा कण माना गया। फिर उसके भी आगे 2-3 टुकड़े बताए गए, वो मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर अणु एवं परमाणु में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या कहता है कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं और प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। यानी कि हल्का जरूर होता जाएगा लेकिन रंगीन जरूर नज़र आता जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा गुलाबी दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आपको ना के बराबर वो पानी रंगीन दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह प्रयोग ये दर्शाता है कि पोटासियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों ने पानी की बहुत अधिक मात्रा, लगभग कितना, 1000 लीटर भी रंगीन हो जाता है। 1000 लीटर कैसे? आपने शुरू में 100 ml लिया, फिर 100 ml लिया, फिर यानी कि 90-90 ml आप मिलाते गए, उसका आप पूरा घोल बनाते गए। 90-90 वैसे लिया है, यानी कि जैसे आप उसको 10 से 12 बार करोगे, लगभग आपका 1000 मतलब कि आपका 1 लीटर बनेगा। फिर और करते जाओगे, आपका 1000 लीटर बनता जाएगा। तो आपको ये देखने को मिलेगा, अगर 1000 लीटर भी आपका कोई पानी है तो उसमें अगर पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दें तो वो उसको भी रंगीन कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पोटासियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, यानी कि उसका एक छोटा सा वो हमने कण मान के चले। हमें तो लग रहा था कि यही छोटा है, हम उसको और पीसते जाएंगे, उसका बिल्कुल अगर चूना बना ले, बिल्कुल उसका बिल्कुल चूरा कर दीजिए आप, बिल्कुल उसका पाउडर बना दो। पाउडर बनाने के बाद भी आपको ये देखने को मिलता है उनके जो छोटे छोटे कण हैं उनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया एक लिमिट जरूर आएगी। ठीक है, ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि आपके और छोटे छोटे कणों में क्या होते जाएंगे, विभाजित। यहाँ आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि जो आपके कण है वो और छोटे कणों में विभाजित होते जाते हैं। अंततः यानी कि लास्ट में क्या होगा, शाबाश, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। देखिए आ गई ना बात कि जो वो आपके कण थे, एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जहाँ पर वो आपको और छोटे कणों में विभाजित नहीं मिलेंगे, यानी कि उससे आगे आप उनको विभाजित नहीं कर सकते हैं। पोटासियम परमैंगनेट की जगह अगर 2 ml आप क्या ले लीजिए, डेटोल ले लीजिए। आपने दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिया कि आपने 2 ml डेटोल लिया, उसको किसी भी मान लीजिए आपने कोई भी वो ले रखा है, कोई भी आपने बीकर ले रखा है, उसमें डाल दीजिए, बड़ा बीकर ले लीजिए, उसके पानी में आप डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छे से घोलने के बाद भी आपको ये देखिए सिर्फ 2 ml ही डाला है, फिर भी आपको उसमें पूरे में महक ज़रूर नज़र आएगी, आपको उस डेटोल की महक ज़रूर आएगी। कहने का मतलब हर एक जगह पर उस डेटोल के कण पहुंच चुके हैं, यानी कि वो इतने छोटे छोटे कणों में विभाजित होते गए कि वो आपके पूरे के पूरे जल में अच्छी तरीके से विस्तृत हो चुके हैं, घुल चुके हैं। ठीक है, तो
अगर आप क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml ऑफ डेटोल से भी हम इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। यानी कि आप लगातार उसको तनुकृत करते रहिए, आप लगातार उसको क्या करते कर जाइए और अगले बीकर में डालते जाइए, अगले बीकर में डालते जाइए, जैसे हमने इसको किया, आपको फिर भी उसकी महक ज़रूर नज़र मतलब कि आपको सूंघने को मिलती है। देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि जो आपके पदार्थ के कण हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते और ना ही हम उनको नग्न आँखों से देख सकते हैं। अपनी सिर्फ आँखों से ही उनको नहीं देखा जा सकता, हम उसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह लगाएंगे जो आपको लैब में देखने को मिलते हैं, उनके अंदर आप उनको अच्छे से देख पाते हो, उनके छोटे छोटे कणों को भी देख पाओगे। लेकिन हम उनको इतने छोटे होते हैं कि ऐसे सिंपल आँखों से हम उनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो आज हम इतना करते हैं बच्चों, ये हमने पढ़ लिया है। मैं आपको अच्छे से दोबारा से बता देता हूँ एक बार क्या किया हमने। हमारा आज 9th क्लास का पहला जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, कि हमारे आसपास मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं सारी ही आपकी क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। और फिर क्या क्या हो सकते हैं उनके उदाहरण, वो भी हमने देख लिए हैं, शाबाश। फिर हमने आयतन पे बात की और स्थान पे, कि वो जो पदार्थ है वो स्थान घेरते हैं और उनका कुछ ना कुछ आयतन भी होता है और उनका भार भी होगा, यानी कि द्रव्यमान भी होता है। आयतन और स्थान का मतलब यहाँ ये है कि जहाँ रख दिया उसका आयतन उसने ले लिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्राचीन काल में क्या बताया गया था, वैज्ञानिकों ने ये बताया कि कोई भी वस्तु जो आपकी पंचतत्वों से मिलकर बनी होगी उसी में वो नष्ट हो जाती है। और आधुनिक समय के अनुसार क्या बताया गया, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया जाता है कि जो आपके पदार्थ हैं वो 2 तरीके से बांटे गए, 2 गुणधर्मों के आधार पर बताया गया। एक तो उनके भौतिक गुणधर्म और दूसरी उनकी रासायनिक प्रकृति के अनुसार। हमने यहाँ पर किसको पढ़ा है, उनके भौतिक स्वरूप को पढ़ा है, उनके भौतिक गुणों के बारे में अच्छे से चर्चा की है। फिर हमने उसमें पहला पॉइंट क्या पढ़ा, कि जो पदार्थ के कण हैं वो पदार्थ जो वो कणों से मिलकर बने होते हैं। उस पर हमने एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया जिससे हमें पता चला, क्यों, क्योंकि उनमें 2 विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा क्या कहती थी कि जो आपके कण हैं वो, मतलब कि जो पहली विचारधारा के अनुसार जो आपके पदार्थ हैं वो आपके लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, यानी कि आगे डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। और दूसरा विचारधारा क्या कहती है कि जो आपके पदार्थ है वो रेत के कणों की तरह मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर हमने इनकी भी पुष्टि कर ली। फिर हमने यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक देखा था जो आयतन के ऊपर था, वो भी हमने देख लिया, शाबाश। फिर हमने क्या किया, उस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, वो हमने देख लिया। फिर हमने दूसरा पॉइंट इसका पढ़ा कि जो पदार्थ के ये कण जो होते हैं ये कितने छोटे हो सकते हैं, यानी कि इनका साइज कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, उसके लिए भी हमने एक एक्सपेरिमेंट अच्छा सा कर लिया। या दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि आप क्या ले सकते हो, डेटोल वाला भी आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो आई थिंक से आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके क्या स्टार्ट करते हैं, अब हम इसके नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप नोट्स बनाइएगा अपने, उनसे आसानी देखिए क्या होगी, आपको एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ने हैं लेकिन उस टॉपिक में से आपको परिभाषाएं, भाई इसमें परिभाषा इंपॉर्टेंट कैसी है आपको पता तो चल गया होगा कि पदार्थ है, ठीक है, लेकिन आपको उनको पढ़ने के लिए हेल्प बुक तो यूज़ करोगे ही, लेकिन अच्छा होगा कि आप उसके लिए अपने खुद के नोट्स बनाइए। मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से उसकी परिभाषा भी लिखवाऊंगा, वो आपने याद करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए शाबाश। देखिए, सबसे पहला हमने क्या किया, हमें पढ़ना था हमारे आस पास के पदार्थ। शाबाश, देखिए हमने आज ये करना था कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या हैं, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है आपका, कि पदार्थ की परिभाषा। आपको पता ही चल गया होगा कि पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए आपने क्या बताया कि हमारे आस पास की सभी वस्तुएं, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं,
पदार्थ कहलाती हैं। आप उन वस्तुओं में लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि चाहे वो क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, चाहे फिर वो क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है, आप उनका उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे क्या क्या था शाबाश, पत्थर, पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, रेत के कण इत्यादि। ठीक है, आपको उस डेफिनेशन को इस तरीके से बनाना होता है कि लगभग वो 1.5 नंबर से 2 नंबर तक की जरूर बने। चाहे वो 1 नंबर में भी आए, आप उसकी कम से कम 2 लाइनें तो जरूर लिखिएगा। जितने नंबर की है उससे डबल लिखने की आपने जरूर कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो पदार्थ है क्या होते हैं, कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी पदार्थ कहलाती हैं। उनके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। अब यहाँ पे अगला टॉपिक अपना क्या था, अगर आपको याद हो, कि जो आधुनिक तौर पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, हम बताएंगे। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से थे शाबाश, ये आपने पॉइंट लिखना है इसमें, कौन कौन से उसमें आपके 2 पॉइंट थे। पहला आपका क्या था, उसके भौतिक गुणधर्म के अनुसार, भौतिक गुणधर्मों के अनुसार, और दूसरा क्या देखा आपने शाबाश, रासायनिक प्रकृति के अनुसार, रासायनिक प्रकृति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, ये हमें दोनों देखे कि जो आपके आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो बताया कि जो पदार्थ है वो 2 तरीके से बांटा गया है। आपका एक आपका क्या था, भौतिक गुणधर्म था, यहाँ से आपको अच्छे से रिवाइज होता जाएगा। और दूसरा क्या था, रासायनिक प्रकृति के अनुसार। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ना था, भौतिक ही पढ़ना था ना इस चैप्टर में सिर्फ, तो भौतिक के अनुसार देखते हैं। तो यानी कि अपना अगला टॉपिक आता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो देखिए पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो आपने यहाँ पर देखना है। क्या था पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया कि जो पदार्थ है वो आपका किन से मिलकर बना होता है, यानी कि पदार्थ के बारे में बताया गया कि वो कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में बताया गया। तो पहली लाइन आप इसमें यही लिखोगे, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताया गया कि ये कण आपके इतने छोटे होते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनके साइज पे भी हमने देखा था ना। और आप बताओगे वह पदार्थ के ये कण इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भौतिक स्वरूप के बारे में बताना है तो भौतिक स्वरूप में आपको उन कणों के बारे में ही बताना होगा कि वो सबसे पहली बात तो कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन्हीं कणों के बारे में आपने बताना है कि जो पदार्थ के ये कण हैं वो इतने छोटे हो सकते हैं कि जिनको आप सोच भी नहीं सकते, और ये सतत नहीं होते बल्कि रेत के कणों की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इतना किया है, आगे हम टॉपिक वाइज इसको आगे स्टार्ट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि इन कणों के जो हैं अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। ठीक है, उसमें आपके 3 पॉइंट आएंगे, फिर फर्दर हम आगे पढ़ते रहेंगे। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।